Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 21 नवंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, Which city has become the first city in India to get the ISO 9001:2015 certification for effective fecal sludge and septic management services? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भारत का पहला शहर बना है जिसे ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन दिया गया है उनके FSSM सर्विसेज के लिए। इसके अलावा दुनिया का पहला शहर जिसे ISO 9001:2015 के तहत ये सर्टिफिकेशन दिया गया था फॉर FSSM सर्विसेज, वो था जिनाइडा। और अब दुनिया का दूसरा शहर जिसे ये सर्टिफिकेशन मिला है वो है उड़ीसा का भुवनेश्वर। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भुवनेश्वर जो कि ऑलरेडी स्मार्ट सिटी है, उसने अपने कैप में और एक फेदर ऐड किया है और इसके साथ साथ वो भारत का पहला ऐसा शहर है जिसे ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन दिया गया है उनके FSSM सर्विसेज के लिए, जो कि है फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। तो भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से ये जो विजन था फॉर फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट इन भुवनेश्वर, वो है कि ये जो शहर है ये टोटली सैनिटाइज है, हेल्दी एंड लिवेबल है यहाँ का माहौल, और इसके साथ साथ वो इंश्योर करते हैं कि जो गुड सैनिटेशन हैबिट्स है उनका सस्टेनेंस हो, यानी कि वो जारी रखी जाए, जिसके तहत ऑन साइट सैनिटेशन सर्विसेज को वो लेके आते हैं, उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं और फीकल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट को अचीव करते हैं ताकि ऑप्टिमम जो पब्लिक हेल्थ है वो मेंटेन की जा सके, हमारे एनवायरनमेंट की इंटीग्रिटी मेंटेन की जा सके, और उनका जो प्राइमरी फोकस है वो गरीब लोगों के लिए है, बिकॉज वो लोग जो ये बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है ये अफोर्ड उनके लिए करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो वहाँ की जो पुअर पॉपुलेशन है उन्हें ध्यान में रख के उड़ीसा की सरकार ने इस पर ज़्यादा फोकस दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, इनमें से किस देश के पीएम के साथ नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से रुपए कार्ड चरण 2 लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी भूटान। भूटान एंड इंडिया हैज जॉइंटली लॉन्च रुपए कार्ड फेज 2। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भारत ने फ्राइडे को रुपए कार्ड का चरण 2 लॉन्च किया है, जिससे जो भूटानीज कार्ड होल्डर्स है वो भारत का जो रुपए नेटवर्क है वो एक्सेस कर सकेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने जॉइंटली इसे लॉन्च किया है इस चरण को। और इससे पहले अगस्त में जब नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था भूटान में, तब इसका पहला चरण लॉन्च किया गया था वर्ष 2019 में। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है पहले चरण का ऑफ रुपए कार्ड्स, इससे जो विजिटर्स भूटान जाते हैं वो वहाँ के ATMs एक्सेस कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स एक्सेस कर सकते हैं हमारे भारतीय रुपए कार्ड से, और ये वो कर सकते हैं ऑल अक्रॉस भूटान। और अब ये जो रुपए कार्ड का दूसरा चरण लॉन्च किया गया है, इससे जो भूटानीज कार्ड होल्डर्स है वो भारत का जो रुपए नेटवर्क है वो इंडिया में एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे दोनों देश के जो विजिटर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है फॉरेन एक्सचेंज की वो भी काफ़ी कम हो जाएगी, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा कि वो डायरेक्टली अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ का जो रुपए नेटवर्क है जो कि एक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड नेटवर्क है इंडिया का, वो एक्सेस कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, इनमें से किस बैंक या फिर संगठन के साथ भारत ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को लागू करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई न्यू डेवलपमेंटल बैंक। तो न्यू डेवलपमेंटल बैंक एंड इंडिया हैज साइंड अ $500 मिलियन अग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारत और
एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एक अग्रीमेंट साइन किया है और 500 मिलियन यूएस डॉलर। इस अग्रीमेंट के तहत जो न्यू डेवलपमेंटल बैंक है वो फंड्स देगी भारत को, ताकि जो हमारा दिल्ली गाजियाबाद मीरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट है उसे सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके। और ये जो फंड्स है ये यूज़ किए जाएंगे ताकि उस रीजन यानी कि उस क्षेत्र में यानी कि दिल्ली से मीरठ तक एक रिलायबल, फास्ट, सेफ और कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बैठाया जा सके, उसका निर्माण किया जा सके। तो चलिए जान लेते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। तो जो डेली पैसेंजर ट्रैफिक है अलॉन्ग द दिल्ली गाजियाबाद मीरठ कॉरिडोर ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन इज 0.69 मिलियन। तो इनमें से यानी कि 0.69 मिलियन में से लगभग 63% लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करते हैं। तो इससे जो ट्रैफिक कंजेशन है उस एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जिससे दिल्ली से मीरठ पहुंचने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। और इससे ट्रैफिक कंजेशन के अलावा यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन लेवल्स है यानी कि दिल्ली एनसीआर रीजन में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट आएगा इससे पहले तो जो ये टाइम लगेगा फ्रॉम दिल्ली से मीरठ पहुंचने में ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ये क्लोज टू 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। ये जो ट्रेन चलेंगी इन आरआरटीएस कॉरिडोर में इनकी मिनिमम स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर और इससे जो एयर पोल्यूशन लेवल्स है दिल्ली एनसीआर रीजन में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। और ये 500 मिलियन यूएस डॉलर का जो फंड्स दिया है न्यू डेवलपमेंटल बैंक ने ये दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स और इसके साथ साथ 8 वर्ष उन्हें ग्रेस पीरियड के तौर पे दिए जाएंगे। इसके अलावा इससे पहले भी अलग अलग बैंक्स यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने कई सारे फंड्स दिए हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, इनमें से किस बैंक ने कासा यानी कि चालू खाता बचत खाता मोबिलाइजेशन कैंपेन शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक हैज़ लॉन्च कासा यानी कि करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट मोबिलाइजेशन कैंपेन। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि कर्नाटका बैंक लॉन्च कासा यानी कि करंट अकाउंट सेविंग्स बैंक अकाउंट मोबिलाइजेशन कैंपेन जो कि रन करेगा 17 नवंबर 2020 से 4 मार्च 2021 तक। बैंक ने इसके अलावा ये भी कहा है कि उनका मकसद है कि वो मोबिलाइज कर सके लगभग 4.10 लाख करंट एंड सेविंग्स अकाउंट और जिनका एक्रीशन है ऑफ 650 करोड़ ऑफ बिजनेस। यानी कि उनका टारगेट है कि वो लगभग 4.10 लाख करंट एंड सेविंग्स अकाउंट को मोबिलाइज कर सके विद एन एक्रीशन ऑफ 650 करोड़ ऑफ बिजनेस। तो चलिए जानते हैं कि उनका मकसद क्या है। तो इस कैंपेन के माध्यम से जो कर्नाटका बैंक है उनका मकसद यही है कि वो अट्रैक्टिव और सुपीरियर लाइन ऑफ डिजिटली पावर्ड सेविंग्स एंड करंट अकाउंट प्रोडक्ट्स अपने जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड कर सके। यानी कि अपने कस्टमर्स के लिए वो नया जो कि एब्सोल्युटली डिजिटल पावर्ड सेविंग्स और करंट अकाउंट प्रोडक्ट्स है वो उनके लिए आए ताकि उन्हें ईज़ ऑफ बिजनेस काफ़ी ज़्यादा महसूस हो सके, वो काफ़ी ईजिली अपना काम कर सके। और चलिए अब बात करते हैं कर्नाटका बैंक के बारे में। तो कर्नाटका बैंक के जो हेडक्वार्टर्स है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में। उनके एमडी और सीईओ का नाम है महाबलेश्वर एमएस और उनकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। चलिए अब जान लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से लेटेस्ट कैंपेन्स लॉन्च किए गए हैं। तो बहुत ज़रूरी है, कैंपेन शुरू किया गया था भाई भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस। सुरक्षित दादा नानी एंड नाना नानी कैंपेन शुरू किया गया था नीति आयोग में कोविड-19 के लिए, ताकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे दादा दादी हैं, वो नाना नानी हैं, वो सेफ रह सके। कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू किया गया था भाई कोटक महिंद्रा बैंक। पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने जो कस्टमर्स है उन्हें डिजिटल होने के लिए और डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसे इनकरेज करने के लिए डिजिटल अपना कैंपेन शुरू किया था। आरबीआई ने हाल ही में एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है आरबीआई कहता है, जो कि एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। और एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मुंह बंद रखो कैंपेन। और इसके तहत वो लोगों को अर्ज करते हैं कि वो अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स जैसे कि उसमें सीवीवी हो, ओटीपी आए, चाहे मंथ ईयर हो, कार्ड की एक्सपायरी डेट्स हो, नंबर्स हो, वो किसी भी लोगों के साथ शेयर नहीं करें, चाहे वो कॉल के माध्यम से हो, एसएमएस के माध्यम से हो या फिर ईमेल्स के माध्यम से हो।
इनफैक्ट उनका ये भी कहना है कि HDFC बैंक या कोई भी बैंक ये सारी डिटेल्स अपने कस्टमर्स से ओवर द कॉल, फ़ोन या SMS नहीं पूछती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, ट्रेस द्वारा जारी की गई ग्लोबल रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स की वैश्विक सूची में भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज D 77. India ranks 77 in the global list of global bribery risk matrix that is released by TRACE. तो अब जानते हैं कि जब ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनमें 2-3 चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहली कि किसने रिलीज़ की है, दूसरा है ये किस चीज़ पे बेस्ड है, यानी कि ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स का ये एनालिसिस उन्होंने किया है और ये डेटा रिलीज़ किया गया है बाय ट्रेस। और इसमें प्रथम नंबर पर कौन सा देश है और इसमें भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? तो यहाँ पे इस सिर्फ क्वेश्चन में हमें 3 आंसर्स मिल गए हैं। पहला है ये किस चीज़ पे बेस्ड है, दूसरा है ये किसने रिलीज़ किया है और तीसरा है कि भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स वाज रिलीज्ड बाय ट्रेस और इसमें भारत की रैंकिंग रही है 77 और उनका जो ग्लोबल लिस्ट पे स्कोर है वो है 45। इसके अलावा वर्ष 2019 में भारत की जो रैंकिंग थी वो थी 78th पोजीशन पे और 2020 में भारत ने परफॉर्म किया है बेटर अपने नेबर्स के कंपैरिजन में, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। इसके अलावा भूटान एकमात्र हमारा नेबर है जिसने भारत से बेटर रैंकिंग हासिल की है इस ब्राइबरी मैट्रिक्स में। भूटान की रैंकिंग आई है 48 नंबर पर। तो चलिए हमने आपको बताया था कि 3 हमें ऑलरेडी आंसर्स मिल गए हैं हमारे क्वेश्चन में। चौथा विच वॉज पेंडिंग कि पहले नंबर पर कौन सा देश है, वो है डेनमार्क। तो डेनमार्क ने टॉप किया है इस लिस्ट में और दूसरे नंबर पर है नॉर्वे, तीसरे पे है फिनलैंड, चौथे नंबर पर है स्वीडन और 5वें नंबर पर है न्यूजीलैंड। इसके अलावा बॉटम जो रैंक्स ऑक्यूपाई किए गए हैं वो है बाई कंट्रीज नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, साउथ सुडान, वेनेजुएला एंड एरिट्रिया। तो चलिए अब जान लेते हैं जो स्कोर उन्होंने दिया है अलग अलग देशों को ये किस पैरामीटर्स के ऊपर जज करके दिया गया है। तो ट्रेस ने 4 पैरामीटर्स को कंसिडर किया है जिसके ऊपर उन्होंने ये स्कोर कैलकुलेट किए हैं। तो पहला है गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी, यानी कि किसी भी देश में जो हमारी सिविल सर्विसेज है और सरकार है वो कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। दूसरा है कि बिजनेस इंटरैक्शंस विद गवर्नमेंट, जो सरकार के साथ बिजनेस इंटरैक्शंस होते हैं वो कितने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हैं। तीसरा है कि कैपेसिटी फॉर सिविल सोसाइटी ओवरसाइट एंड एंटी ब्राइबरी डेटरेंस और चौथा है उनका एनफोर्समेंट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है वर्ष 2020 में। तो IMD's वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 43rd नंबर पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 117। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंकिंग है 105। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 116। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 89। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी यानी कि CRI इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 129 एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 94। इसके अलावा कल ही हमने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसमें एक डेटा रिलीज किया गया था ऑफ द बेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड और उसमें पहले नंबर पर है लंदन और 62nd नंबर पर भारत का सिर्फ एक शहर है जिसका नाम है न्यू दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, अपने पहले उपन्यास शुगी बैन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 इनमें से किसने जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज A. Douglas Stewart. Douglas Stewart has won the Booker Prize 2020 for his or her debut novel जिसका नाम है शुगी बैन। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो बुकर प्राइज है वर्ष 2020 के लिए उसकी घोषणा की गई है और ये जो सम्मान, ये ऑनर है, ये बेस्टो किया गया है ऑन डगलस स्टुअर्ट। उनकी
पहली यानी कि डेब्यू नॉवल जिसका नाम है शुगी बेन के लिए। तो ये जो किताब है इसमें उन्होंने एक टाइटली कट पोर्ट्रेट दिखाया है ऑफ द वर्किंग क्लास ड्यूरिंग द 1980s इन ग्लासगो। यानी कि यूनाइटेड किंगडम में जो ग्लासगो है उसमें 1980s में वर्किंग क्लास की क्या स्थिति है उसे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से दर्शाया है। इसके अलावा मतलब उस कहानी के हार्ट में यानी कि बीच में उन्होंने एक फैमिली के बारे में दिखाया है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और इसमें उन्होंने दिखाया है कि जो बच्चे हैं वो कैसे अपने डैमेज्ड पेरेंट्स को लव करते हैं अमिड्स ऑल द स्ट्रगल्स। यानी कि इतनी मुसीबतें होने के बावजूद, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ने के बावजूद वो कैसे अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, ये उन्होंने दिखाया है इस बुक के माध्यम से। तो चलिए अब बात करते हैं बुकर प्राइज़ के बारे में। तो ये जो बुकर प्राइज़ है ये एक लिटरेरी प्राइज़ है जो कि हर साल यानी कि एनुअली अवार्ड किया जाता है बेस्ट नॉवल के लिए। और ये जो प्राइज़ है ये अवार्ड किया जाता है उन नॉवेल्स को जो कि इंग्लिश भाषा में लिखे जाते हैं और पब्लिश या तो आयरलैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम में होते हैं। और इसके साथ साथ ये कैरी करते हैं 50,000 पाउंड्स की कैश मनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हर वर्ष किस साल मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी 20th नवंबर। एवरी ईयर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th नवंबर। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हर साल ग्लोबली मनाया जाता है 20 नवंबर 2020 को। ये एक एनुअल सेलिब्रेशन है अबाउट चिल्ड्रन जो कि हर साल हमने आपको बताया है कि 20 नवंबर को मनाया जाता है। हमने आपको ये बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु के पहले हर साल भारत में भी 20 नवंबर को मनाया जाता था वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद एवरी ईयर अब से 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। तो चलिए जान लेते हैं कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे का मकसद क्या है। टू द एम ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज़ टू इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की भलाई के लिए और उनको कैसे उनकी भलाई की जा सकती है उसके ऊपर ये दिन मनाया जाता है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसके साथ साथ हम प्रमोट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं बच्चों की राइट्स को। और ये पहली बार मनाया गया था वर्ष 1954 में एज यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई 19th नवंबर। 19th नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व किया जाता है 19 नवंबर को वर्ल्ड वाइड, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि कैसे सैनिटाइजेशन हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे वो हमारी ज़िंदगी को और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं और इसके साथ साथ वो बीमारी कम करने में भी मदद कर सकता है। तो वर्ष 2001 में जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था ये दिन, यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और जो ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस डे ने उन्हें 2013 में मंजूरी दी है। तो चलिए जान लेते हैं इस वर्ष का उनका थीम क्या है। तो इस वर्ष का उनका थीम है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी 19 नवंबर। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 19th ऑफ नवंबर। जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे यानी कि WED इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 19th ऑफ नवंबर। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि हम एम्पावर करते हैं हमारी महिलाओं को, सेलिब्रेट करते हैं और उसके साथ साथ सपोर्ट करते हैं उन्हें इन डूइंग बिजनेस वर्ल्ड वाइड। तो पहली बार इस दिन को ऑब्जर्व किया गया था वर्ष 2014 में। और इसके साथ साथ जो फॉर्चून मैगजीन है उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये एक ग्लोबल मूवमेंट है जिसमें हम महिलाओं को सेलिब्रेट करते हैं और उसके साथ साथ सपोर्ट करते हैं उन महिला फाउंडर्स को, और उसके साथ साथ उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए हैं इस अचीवमेंट को पाने के लिए उस पर भी कुछ लाइट शेड करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल,
मेघालय एकत्रित परिवहन परियोजना को लागू करने के लिए इनमें से किस बैंक के साथ भारत ने 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए वर्ल्ड बैंक. India and World Bank has signed a $120 million agreement to implement Meghalaya Integrated Transport Project. चलिए जानते हैं डिटेल्स. तो भारत और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है 120 मिलियन यूएस डॉलर का एक अग्रीमेंट, जिसके तहत जो मेघालय का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसे और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाएगा. और ये अग्रीमेंट साइन हुआ है 19 नवंबर 2020 को. तो इस प्रोजेक्ट का मकसद यही है कि जो 300 किलोमीटर के स्ट्रैटेजिक रोड सेगमेंट है उसे क्लाइमेट रेजिलिएंट और नेचर बेस्ड सोल्यूशन के माध्यम से और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा. मेघालय में रोड्स की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज वो एक काफ़ी डीप हिली टेरेन है और उसके साथ साथ वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है. तो इससे लोगों को चढ़ने उतरने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और इससे लगभग 5000 जो हैबिटेशंस है अलग अलग, वहाँ पर एक प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है. तो इसीलिए भारत और वर्ल्ड बैंक ने ये अग्रीमेंट साइन किया है. तो इस प्रोजेक्ट से मेघालय इमर्ज करेगा एज अ मेजर कनेक्टिंग हब ऑफ ट्रेड और वो शेयर करेगा अपना विद बॉर्डर कंट्रीज जैसे कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश. यानी कि अब नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से इस रोड कनेक्शन को इम्प्रूव करने के बाद एक मेजर कनेक्टिंग हब ऑफ ट्रेड में डेवलप हो जाएगा मेघालय. इससे वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी. उनका लगभग मानना है कि जब 300 किलोमीटर के जो स्ट्रैटेजिक रोड सेगमेंट्स हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाएगा, ये लगभग 8 मिलियन डेज का वर्क जनरेट करेगी वहाँ के लोगों के लिए. तो चलिए जान लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से लोन अप्रूव किए गए हैं बाय वर्ल्ड बैंक इन द ईयर 2020. तो 250 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया था वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर के लिए. 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन उन्होंने दिया था ताकि हमारी जो भारत के 6 राज्यों में क्वालिटी और गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके. 1950 करोड़ का लोन उन्होंने दिया था वेस्ट बंगाल की सरकार को कोविड-19 सिचुएशन से लड़ने के लिए. 400 मिलियन यूएस डॉलर का लोन उन्होंने दिया था ताकि भारत के जो कोस्टल रिसोर्सेज है उसे इम्प्रूव किया जा सके. 82 मिलियन यूएस डॉलर का लोन उन्होंने दिया था हिमाचल प्रदेश के स्टेट रोड्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए. 80 मिलियन यूएस डॉलर का लोन उन्होंने दिया था हिमाचल प्रदेश की सरकार को ताकि वहाँ पर जो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो इम्प्रूव की जा सके. 450 मिलियन यूएस डॉलर का लोन उन्होंने दिया था वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड अटल भूजल योजना के तहत. 88 मिलियन यूएस डॉलर का लोन उन्होंने दिया था ताकि आसाम की जो पैसेंजर फेरी सेक्टर है उसे मॉडर्नाइज किया जा सके. 210 मिलियन यूएस डॉलर का लोन उन्हें दिया था ताकि महाराष्ट्र का जो एग्री बिजनेस है और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है उसे इम्प्रूव किया जा सके. 400 मिलियन यूएस डॉलर का लोन उन्होंने दिया था गंगा रिजुविनेशन को सपोर्ट देने के लिए और 3 करोड़ रुपए का लोन उन्होंने दिया है गोवा को ताकि वहाँ पर भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क आ सके. इसके अलावा मैं आपको बताना भूल गई थी कि ये जो इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने ये जो अग्रीमेंट साइन किया है, ये जो लोन है ये दिया जाएगा लगभग 14 से 15 वर्ष के लिए और इसके साथ साथ इसमें 6 वर्ष का ग्रेस पीरियड भी होगा. तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबू को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. इसके अलावा कोई भी कंप्लेंट्स हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा. थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे.